माझ्यावर कर्ज लोकांचं आहे. माझ्या नवऱ्याचा कार्यक्रम करायला माझ्याकडे पैसे नव्हते. ते इम्तियाज जलील साहेब आले, त्यांना आम्हाला मदत केली, ते देऊन गेले. तेव्हा मी थोडं लोकांचं कर्ज देऊ शकले. नाही तर माझ्याकडे लोकांचं द्यायला माझ्या नवऱ्याच्या मौतीच्या पैसे नव्हते माझ्याकडे. माझ्या नवऱ्याची मौत दारात होती. मी कुठं काम करू, मी काय खाऊ, मी कशी खाऊ, मी कोणाच्या भरोश्यावर राहू? सरकारला मी हे मागते. मी काय नाही मागित, मला माझ्या सरकारनं माझ्यासाठी काय तर करावा. मी इथलीच आहे ना, मी बाहेर देशाची नाहीये, मी इथलचीच आहे. तर माझ्यासाठी काय आहे का नाही सरकारकडे? आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं रेलवे स्टेशन राजू नगर में आया हूं। आप देख सकते हैं कि एक प्रकरण घटा था। एक रिक्शा ड्राइवर ने आत्महत्या की थी। उनका नाम था भीमराव साबड़े। और यहां पर इससे पहले हमने देखा है कि खासदार इम्तियाज जलील साहब भी यहां पर आए थे। उन्होंने उनसे सहानुभूति जताई थी और कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। चलिए इनकी ज़बानी सुनना चाहेंगे कि पूरा प्रकरण क्या था। ताकि आप ये बोलिए कि ये पूरी घटना क्या थी, यानी आपकी पति ने आत्महत्या क्यों की, उसका कारण क्या था और आज आपकी स्थिति क्या है? मेरी स्थिती लय बेकार आहे सर. चालू माझ्या नवऱ्यावर लय मोठं कर्ज झालेलं होतं. माझा नवरा रिक्षा चालवायचा, शाळाच्या गाडीवर ड्रायव्हर होता. त्या शाळाच्या गाड्या बंद पडल्या तर मग माझा नवरा रिक्षा चालवायला लागला. तर सरकारनं रिक्षे पण बंद केले. तर माझ्या नवऱ्याला काही भाडं थोडं भेटत नव्हते. तर माझ्या नवऱ्याला कंपनीवाले फोन करायचे, त्याच्यावर लय लोन होतं. तर ते फोन करायचे, माझा नवरा फोन बंद करून ठेवायचा. तरी पण त्याचे फोन चालू केले की फोन चालू व्हायचे. तर त्याला लय टेन्शन होतं, ते लय ताण तोडायचा. आमच्या घरात नेहमी भांडणं किटकिट चालायची की का आता मी कृषीत पैसे देऊ मी आहे. तर आमचे लय चालायचे वादे, भांडणं तांडणं कायम चालत राहायचे. ते असं झालं, एक दिवशी त्याला राग आला. त्यानं टेन्शनमध्ये असं जीवाचा हानिकारक कायदा उचलून घेतला. त्याला हे पण नाही आला विचार की आमचं काय होईल म्हणून. माझा नवरा करता धरता होता घरामध्ये. सगळे लोक माझ्या सासूचं घरचं तेच पाहत होते, माझ्या घरचं तेच पाहत होते, माझ्या आई वडिलाकडे तेच पाहत होते. आमच्या घरात मोठा माणूस तोच होता. आमचा मोठा माणूसच गेला, आमचा सहारा गेला. आता आम्ही कोणाच्या मागं पळायचं? तो होता तर आमचा आसरा होता, आमचा सपोर्ट होता. आता तेच नाही तर आता आम्ही कुठं जावा? आम्हाला काही नाही. आता माझा नवरा हे लोनवाले लोक इतकं आमच्या मागं लागले. द्या आमचं कर्ज फेडा. कुठून फेडणार? आम्ही गरीब लोक आहे, आम्हाला खायला भाकरे नाही, आमचे घर नाही स्वतःचे. आम्ही राहतो अशा कॉन्टुमेंटच्या जागेवर राहतो. आमची वस्ती पा कशी आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे लोक आम्हाला असे परेशान करते. आता माझा नवरा गेला, आता यांचं लोन कसं हे करायचं? आम्ही कसं फेडायचं? काय फेडायचं? मला तर आता सहारा नाही, मला लेकरू बाळ नाही आहे. मी पुरी जिंदगी मी कशी गुजारू? माझा नवरा होता तर मी माझ्या नवऱ्याच्या जिंदगी मागं, त्याच्या मागं मी कशी पण उभा होते. ते माझा सपोर्ट होता. माझ्या घरातला करता धरता माणूस गेला तर आता मी उम्मीद ठेवू कोणाकडं? ही सरकार झोपलेली आहे का? या सरकारला दिसत नाही असे गरीब दुबळे लोक मरू राहिले. आज कितीकच लोक मरू राहिले लॉकडाऊन मुळे. आता आम्ही करायचं काय? मी कोणाच्या भरोश्याकडे बघू, कोणाकडे बघून काय खाऊ? मला खायला घरामध्ये नाहीये. माझ्यावर कर्ज लोकांचं आहे. माझ्या नवऱ्याचा कार्यक्रम करायला माझ्याकडे पैसे नव्हते. ते इम्तियाज जलील साहेब आले, त्यांना आम्हाला मदत केली, ते देऊन गेले. तेव्हा मी थोडं लोकांचं कर्ज देऊ शकले. नाही तर माझ्याकडे लोकांचं द्यायला माझ्या नवऱ्याच्या मौतीच्या पैसे नव्हते माझ्याकडे. माझ्या नवऱ्याची मौत दारात होती तर माझ्याकडे ते मौतीला पैसे नव्हते. तर मला लोकांना मदत केली पैसे त्याची मौत करायला. आमच्यावर लय परिस्थिती वाईट चालू आहे. आता जायचं कुठं आम्ही आणि पाहायचं कोणाकडं? मला आता लेकरू बाळ नाहीये, मी कोणाकडे कोणाच्या सहाऱ्यानं जगू? मला वाटतं मी पण आता काही ना काही करू असं वाटतंय मला. आणि त्याचे लहान भाऊ आहेत घरी, त्याची आई आहे, त्याला वडील नाहीये, मला वडील नाहीये. माझी आई आहे, त्याला नवरा नाहीये, त्याच्या आईला पण नवरा नाहीये. आता त्याचे लहान भाऊ कोणाकडे पाहते? मी माणूस नाहीये, मी काम करेन आणि त्यांना सारीन, त्यांना पाहीन. मी कोणाला पाहू सर? आता तुम्ही सांगा ना काय करू मी? अच्छा ताई, आप ये बोलिए, जब आपके पास आपके बाल बच्चे नहीं है, आपके वो नहीं है, तो आपकी सरकार से क्या मांग है? माझी सरकारपासून हीच मागणी आहे की मी सोय लावा, मला घर द्या. माझ्या नवऱ्याची अशी परिस्थिती झाली तर मला कुठं तर काही छोटी मोठी नोकरी द्या. मी कुठं काम करू? मी काय खाऊ? मी कशी खाऊ? मी कोणाच्या भरोश्यावर राहू? सरकारला मी हे मागते. मी काय नाही मागित, मला माझ्या सरकारनं माझ्यासाठी काय तर करावा. मी इथलीच आहे ना, मी बाहेर देशाची नाहीये, मी इथलचीच आहे. तर माझ्यासाठी काय आहे का नाही सरकारकडे?
अच्छा ताई बोलिए, जब जब लॉकडाऊन चल रहा था तो आपका खाना पीना व्यवसाय किस प्रकार से चल रहा था? आमचा व्यवसाय लय बहीण चालला होता, आमच्याकडे खायला लय भयान होतं. माझा नवरा एखादा शीट भेटला तर आम्ही त्याच्यामध्ये चटणी मिरची खात होतो. आमच्यावाला घर दाखवायला काहीच हे नव्हतं. आम्ही लय हे होतो सर. मी भंगार वेचायला जायचे, कचरा वेचायला जायचे, तर ते कचरा वेचणं पण होत नव्हतं. अच्छा ताई ये बोलिए कि शिव भोजन सरकार ने शुरू किया था, आप जैसे गरीब लोगों के लिए किया था. ते नव्हतं येत सर, आमच्यापर्यंत नाही आलं ते. आमच्या वस्तीपर्यंत नाही आलं पण असं तर थोड्या, आमच्या वस्ती लय मोठी आहे, त्याच्यातले थोड्या लोकांना आलं, आमच्याकडे नाही आलं सर ते. आम्हाला काही सहायता भेटली नाही, सरकारकडून कुठलीच सहायता भेटली नाही आम्हाला. आमचं पूर्ण हे लॉकडाऊनचं वर्ष जसं लागलं तसं आमच्यावाले येत चालू यायचे. आमचे खायचे वांदे, आमचे राहायचे वांदे. आमच्या घरात 2-2 गाड्या आहे, पण आम्हाला त्या गाड्या चालवायला पण ते पेट्रोल टाकायला पैसे नाही आमच्याजवळ. आम्ही इतके, आमची परिस्थिती लय बेकार झाली. आता सध्या आमच्या घरात खायला नाहीये काही. आता माझा नवरा गेलेला आहे, तर माझ्या नवऱ्याचा अजून 3 दिवसाचा कार्यक्रम आहे, तर तो कार्यक्रम मी कसा करू, मला ते विचार येऊ राहिला. माझ्याकडे पैसे नाहीये, मला कोणी अशी सहायता करेन म्हणून ते पण नाही. कारण की लॉकडाऊन चालू आहे, तर लोक त्यांची खायची परेशानी दाखवतात, तर मला कुठून देतील लोक पैसे? मला कोणी देऊ शकत नाही काही. मला सरकारकडून हीच अपेक्षा आहे की सरकारनं मला मदत करावा, सरकारनं मला पाहावा. मी सरकारला हेच मागते. अभी सरकार की ओर से कोई कर्मचारी अधिकारी आपके पास आया आपको सहायता के लिए, किसी ने कुछ कहा? नहीं कोई नहीं आया. इम्तियाज जलील साहब के सिवा कोई नहीं आया. इम्तियाज जलील आए, उन्होंने मेरे बात किए, मेरे पास बैठे, अच्छे लगे, उन्होंने मेरी मदद की. कुछ नहीं, कोई नहीं आया, दूसरा कोई आया नहीं, किसी ने देखा नहीं. ये सरकार को किसी की पड़ी नहीं. अच्छा ताई, हमारे पास कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, भाजपा के नेता लोग, ये लोग आपके पास आए? नहीं आए, कोई नहीं आया सर. कोणाला गरज नाहीये, कोण मरतय कोण जगतय, या मंत्री लोक त्यांचं पाहतात, आमचं कोण नाही पाहत. आम्ही गरीब लोक आहे, आमचं कोण नाही पाहत. आमच्याकडे कोणी आलं नाही, कोणी आम्हाला विचारलं नाही, आम्हाला काही त्यांना सहायता पण केली नाही, काही म्हणले पण नाही. ते पार्टी सोडून आलते, कोणची मीटिंग होती चालू, त्या इम्तियाज जलील साहेबाची, ती मीटिंग सोडून ते आमच्या लोक आले, ते आमच्या जवळ बसले, आमचं दुःख पाहिलं आणि गेले ते. ये थे रिक्शा ड्राइवर की धर्मपत्नी, और जैसा हमने कहा इनका नाम था भीमराव साबड़े. इन्होंने आत्महत्या की है. इनकी गाड़ी पर लोन था और प्राइवेट लोन भी था, जैसा इनकी धर्मपत्नी ने जानकारी दी. और इस वक्त बहुत आश्चर्य होता है कि हमने इससे पहले महाराष्ट्र में देखा है कि कई अनेक प्रकार की घटनाएं घटी है. उदाहरण के तौर पर कोई अगर शेतकरी अगर आत्महत्या करता था तो भाजपा के, शिवसेना के, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के नेता लोग थे, ये जाते थे वहाँ पर और आर्थिक सहायता करते थे, सरकारी नौकरी देने की घोषणा करते थे. ऐसे कई प्रकरण हमारे महाराष्ट्र में घटा है. और बहुत दुख की बात है कि आज लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, पूरा महाराष्ट्र बंद है. और आप देख सकते हैं कि मैं ये इतनी गरीब झोपड़पट्टी है, हमने यहाँ का सर्वे इससे पहले भी किया था. और बहुत आश्चर्यजनक बात तो ये भी है कि इससे पहले हमने करीब करीब 1 महीना पहले यहाँ का सर्वे किया था और यहाँ के लोगों ने स्वयं अपने मुंह से कहा था कि हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हमारा मन कह रहा है कि हमने आत्महत्या कर लेना. यहाँ के लोगों ने जानकारी दी थी. आप वीडियो को चेक कर सकते हैं चैनल के माध्यम से, नीचे जो वीडियो का देख सकते हैं आप. और बहुत हैरत की बात है कि हमारे औरंगाबाद के अंदर बड़े बड़े लीडरशिप है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, शिवसेना के, भाजपा के, बहुत बड़े बड़े लीडरशिप है. लेकिन देखिए आप, एक आदमी आत्महत्या कर लेता है परेशानी कारण, कोई लीडर नहीं आता, कोई नेता नहीं आता. अगर कोई राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का, शिवसेना का, भाजपा का अगर कार्यकर्ता अगर आत्महत्या करता, कोई अगर अलग प्रकरण होता, कोई बड़ा शेतकरी अगर आत्महत्या करता, तो क्या लीडरशिप खामोश रहती? क्या सरकार खामोश रहती? हम जानते हैं अगर ऐसी कोई प्रकरण घटता था तो मुख्यमंत्री बयान देते थे और तुरंत तत्काल उनके साथ न्याय होता था. आज देखिए इनका गुना, इनकी गलती यह है कि ये बहुत गरीब है. ये इतने गरीब है कि समय आने पे भीख मांग के खाते हैं, कचरा चुन के उठाते, कचरा चुनते हैं, उसको बेचते हैं, खाते हैं, रेलवे स्टेशन किनारे रहते हैं. ये भीख मांग कर भी जिंदगी गुजारते हैं. ये वो लोग हैं. शायद यही वजह है कि ऐसे कई प्रकार के लोग अगर आत्महत्या कर ले तो सरकार को, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता. इसकी जगह अगर कोई अगर आदमी रहता था, कोई बड़ा कार्यकर्ता रहता था, वो अगर आत्महत्या करता था तो सच मानिए, दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या सरकार खामोश रहती? क्या यहाँ के नेता लोग खामोश रहते? बहुत दुख की बात है कि आज हमारे शहर में हिंदू, दलित, मुस्लिम एकता की बात होती है. बड़े बड़े नेता जो तो दावे करते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आने वाले समय इलेक्शन के अंदर क्या आप इनकी बस्ती में नहीं आओगे? क्या आप इनसे वोट नहीं मांगेंगे? जरूर आओगे आप.
बहुत दुख की बात है कि हमारे शहर में 3 आमदार है और 2 खासदार है। इम्तियाज जलील साहब तो आगे चले गए। ये लोग इतने बड़े बड़े हैं, अगर ये गरीब महिला की अगर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता चेक के द्वारा कर दे तो ये दीदी का जीवन सफल हो जाए, ये विधवा का जीवन सफल हो जाए। और जैसा इन्होंने जानकारी दी कि इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इनको एक भी परिवार में सदस्य नहीं है, बच्चा नहीं है, इनको ना बेटी है ना बेटा है। अब बताइए, विधवा औरत है, अब इन्हें अपना जीवन कैसा गुजारना। अब इनके पति देव थे तो कैसा भी रिक्शा चलाकर जीवन गुजर करते थे, अब इनका कौन है। और ये बस्ती ऐसी है कि यहाँ पर खुद अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है तो कचरा चुनकर कचरा बेचकर खाते जीवन गुजारते हैं, समय आने पे भीख भी मांग लेते हैं। इस कदर ये गरीब बस्ती है। और ये आदमी ने आत्महत्या की है, तो क्या हमारे कलेक्टर साहब है, पुलिस कमिश्नर साहब है, मानव आयुक्त साहब है, हमने देखा है इससे पहले कि हमारे कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, मानव आयुक्त साहब हर सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं, हर सामाजिक काम में हिस्सा लेते हैं, लाखों रुपए डोनेट करते हैं। इसके कई उदाहरण महाराष्ट्र में मौजूद हैं। तो क्या एक मानवता के आधार पर क्या आप इनके पास नहीं आ सकते? क्या आपके क्षमता के अनुसार आप बड़े अधिकारी हैं, क्या आप लाख लाख 2-2 लाख की सहायता नहीं कर सकते? क्या यह विधवा का जीवन सफल हो जाए? अब यह विधवा ने कहा है, सरकार से दोहार लगाई है कि अब मैं जीवन कैसे गुजारूं। इन्होंने सरकार से मांग की है कि मुझे कोई सरकारी नौकरी दे दे। और जैसा ये कचरा चुनते हैं झोपड़पट्टी में और कचरे को बेचते हैं, तो क्या महानगर पालिका इसमें सक्षम नहीं है कि ये विधवा को, एक महिला को एक सड़क पे झाड़ू मारने की कम से कम नौकरी दे दे ताकि इसका जीवन सफल हो जाए? क्या हम इतना नहीं कर सकते? बहुत आश्चर्य की बात होती है कि हर मंडे को, सोमवार को मीटिंग होती है कलेक्टर ऑफिस में और उसी दिन जो है तो इम्तियाज जलील साहब इधर आते हैं। क्या ये अच्छा होता कि मानवता के आधार पर जिला कलेक्टर साहब, पुलिस कमिश्नर साहब, मानव आयुक्त साहब अगर 1 घंटे के वास्ते अगर सब मिलकर यहाँ आते, इस विधवा से मिलते, कुछ 2 बात करते, कुछ आर्थिक सहायता देते, तो यकीन मानिए ये अकेला रिक्शा ड्राइवर नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के रिक्शा ड्राइवरों को सहानुभूति होती, एक संदेश जाता। अब इस तरह की आत्महत्या करने के बाद कोई शहर में हलचल नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, तो बताइए मैसेज क्या जा रहा है? क्या एक इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई? क्या एक रिक्शा ड्राइवर की जान इतनी सस्ती हो गई? वो इसलिए कि ये गरीब जाति से है, ये गरीब झोपड़पट्टी में रहता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये माना जाए। इसलिए हमारी सरकार से मांग है और खासकर यहाँ के कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के, भाजपा के नेताओं से हमारी विनती है कि आप मानवता के आधार पर, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर अब विधवा की आप अगर 1-1 लाख रुपए की सहायता भी कर देते साहब तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन जागेगा और एक मानवता के आधार पर इनके लिए कुछ करने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये रिक्शा ड्राइवर था। और बहुत हैरत की बात है कि पूरे महाराष्ट्र में आप लगा लीजिए कितने रिक्शे वाले होते हैं, रिक्शे वालों से सरकार को लाखों करोड़ रुपए कमाती है, टैक्स जाता है, जीएसटी टैक्स जाता है, एक रिक्शा ड्राइवर पेट्रोल भरता है, करोड़ों रुपए का महाराष्ट्र में पेट्रोल बिकता है। साहब ये वो पेट्रोल, ये वो व्यक्ति था, ये रिक्शा ड्राइवर था। अगर आप इसकी कुछ आर्थिक सहायता करते तो हम समझते कि महाराष्ट्र में जितने भी रिक्शे चलाने वाले सबको अच्छा लगता, उनके मन को शांति मिलती कि हमारे बिरादरी के साथ वाले आदमी के साथ एक न्याय हुआ है। हम समझते हैं कि मानवता के आधार पर यहाँ की सामाजिक संगठन भी आएगी और इनके लिए आप क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते। आप देखिए, हमने घर में जाके देखा है, इनके घर में डब्बे में आटा नहीं है, घर में खाने को नहीं है। और जैसा है इन्होंने बताया, दीदी ने बताया कि मेरे पति का जो 3 दिन मनाया जाता है धर्म अनुसार, उनके पास वो कार्यक्रम करने को भी जो है तो सीधे से 100 रुपये नहीं है। कितनी गलत बात है कि हमारा इतना बड़ा शहर है, सारी बातें हैं, ये कोई ग्रामीण भाग नहीं है, इतनी बड़ी घटना घटती है और कोई आगे नहीं आता है। कि इसलिए नहीं आता है कि गरीब को जीने का हक नहीं है? क्या इसलिए कि ये गरीब जाति से आते हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है? आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? इसलिए हमारी आपसे और प्रशासन से और तमाम नेताओं से विनती है कि आप यहाँ पर आइए और आप क्या कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए।